नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की, लेकिन इस महान कृति के साथ विश्वासघात क्यों किया गया, यह सवाल पूछा है प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, उसे विवादों में आखिर क्यों घसीटा गया, इसके पीछे क्या एजेंडा था। और बात होगी वक्फ की उम्मीद सरकारी पोर्टल पर देश भर में केवल 27% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है, तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक आखिर क्यों दिया गया। और सबसे खास बात है कि इसमें भी पश्चिम बंगाल का सबसे खराब प्रदर्शन रहा, केवल 1% वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस सोच के पीछे क्या कारण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बात होगी पंजाब के सियासत की, जहां पर सीएम पद के लिए 500 करोड़ रुपए की अटैची की बात लगातार चर्चा में है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। कहा वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प, वंदे मातरम से भारत का विचार पुनर्जीवित हुआ। कहा तुष्टीकरण के कारण कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। वंदे मातरम पर विशेष चर्चा में विपक्षी दल भी शामिल। आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स लेट या कैंसिल। डीजीसीए के नोटिस का जवाब देने के लिए इंडिगो को और समय मिला। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम समस्या का मुख्य कारण। स्थिति से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने देश भर में चलाई 22 स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान। राज्य सचिवालय पर बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित राशि रोकने का आरोप। चुनाव आयोग ने हाल ही में डबल किया है भत्ता। वक्फ एक्ट पारित होने के बाद अब तक सिर्फ 27% प्रॉपर्टीज को उम्मीद पोर्टल पर किया गया अपलोड। बंगाल में महज 1% संपत्ति को किया गया रजिस्टर। सुप्रीम कोर्ट ने आगे डेट बढ़ाने से किया इनकार, तो इसके बाद फिर छिड़ी सियासत। मंत्रालय ने ट्राइब्यूनल से रजिस्टर्ड करने का दिया निर्देश। और पंजाब में 500 करोड़ के सीएम पर बहस हुई तेज। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में नवजोत कौर सिद्धू ने बहस छेड़ी, पार्टी को किया स्तब्ध। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की मौजूदा संस्कृति परंपरा का हिस्सा। तो सबसे पहले बात होगी वंदे मातरम की। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा जारी है। 150 वर्ष पूरे हुए हैं वंदे मातरम गीत के। तो लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर यह चर्चा देश की आजादी में राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखाने का एक सुअवसर बना। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत या भावगीत नहीं है, यह प्रेरणा है। राष्ट्र के लिए झकझोरने वाला यह गान है, ये भाव हम सबको जोड़ता है। लेकिन इस महान कृति के साथ विश्वासघात क्यों, पीएम ने सवाल पूछा। पीएम मोदी ने सवाल उठाया जो वंदे मातरम महात्मा गांधी को राष्ट्रगान के रूप में दिखता था, उसे विवादों में आखिर क्यों घसीटा गया। मुस्लिम लीग ने 1937 में इसका विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू ने इसकी निंदा नहीं की। जिन्ना के विरोध के बाद नेहरू को डर लगा, क्योंकि इसके कुछ शब्दों से मुस्लिम लीग को ऐतराज था। कांग्रेस ने इसके टुकड़े कर दिए। वो कौन सी ताकत थी जो गांधी जी की भावना पर भारी पड़ी। बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, और तब हर जगह सिर्फ वंदे मातरम ही गूंज रहा था। इस गाने में वो ताकत थी जो सभी को उसने जोड़ दिया था। बंकिम बाबू का ये भाव सूत्र बंगाल सहित पूरे देश को जोड़ रहा है। घबराहट में ब्रिटिश हुकूमत ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये ब्रिटिश काल की जो बात थी उसको विस्तार से प्रधानमंत्री ने भी चर्चा का हिस्सा बनाया।
वंदे मातरम बोलने पर सजा दी जाने लगी। यानी एक गीत जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को पर गहरा चोट किया था, उनकी जड़ों को हिला दिया था। पीएम मोदी ने बंकिम चंद्र चटर्जी को याद करते हुए कहा कि जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, लोगों पर जुल्म ढा रही थी, तब 1875 में इस गीत का जन्म हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। जय हिंद और वंदे मातरम के संसद परिसर में इस्तेमाल को लेकर ममता बनर्जी ने कहा था, ये बोलना चाहिए, ये हमारे राष्ट्रगीत है, ये हमारी आजादी का नारा है। जय हिंद सुभाष बाबू का नारा था, लेकिन बंगाल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लेकर यह सम्मान कहां खो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हर चीज को स्वतंत्रता से जोड़ती है, बीजेपी उसे जल्दी में अपना रही है। अखिलेश ने कहा कि वंदे मातरम जोड़ने वाला साबित हुआ है, लेकिन जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ी ही नहीं, जो उसमें हिस्सेदार नहीं थे, वे भी वंदे मातरम पर गर्व करने लगे हैं। वे इसका महत्व क्या जानेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुस्लिम लीग कहती थी कि पूरे वंदे मातरम का बहिष्कार करना चाहिए। मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला। मौलाना आजाद ने साफ कहा था कि मुझे वंदे मातरम पर कोई आपत्ति नहीं है। यह फर्क था मौलाना आजाद और जिन्ना के बीच। हम पहली दो लाइन गाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो जनगण मन से बहुत पहले लिखा गया था, लेकिन क्यों हम उसे टुकड़े में राष्ट्रगीत गाते रहे। राष्ट्रगान को लेकर बाल गंगाधर तिलक इसके सबसे बड़े पक्षधर थे। रविंद्रनाथ ठाकुर खुद इस गीत का सम्मान करते थे, लेकिन क्या सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया? यह बड़ा सवाल है। तो ये बड़े सवाल 150 वर्ष बाद भी पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। इसका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा कि भारत माता समृद्धि की देवी है और दुश्मनों के सामने चंडी भी है। वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों का रेखांकन किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सरल नहीं रही है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश
आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। तो इमरजेंसी की भी अपरोक्ष रूप से चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जब इस गीत के 100 वर्ष पूरे हुए तो इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। बहरहाल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, नेहरू पर कोई भी काला दाग नहीं लगा पाओगे। बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ही नहीं लिया, वे वंदे मातरम के महत्व को क्या जानेंगे। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं और कांग्रेस का रुख रखेंगे। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र मिश्रा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं पहले आपके पास आना चाहूँगा, समझना चाहूँगा जो कुछ संसद में फिलहाल चल रहा है, क्या कुछ वहाँ का फील आप बताएंगे, किस तरह से ये चर्चा जो चल रही है, क्या जानकारी देंगे। देखिए निखिल, संसद में, लोकसभा में हमने देखा कि 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर और कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उसके बाद गौरव गोगोई, कांग्रेस के नेता, ने कांग्रेस की तरफ से बात रखी, जो सदन में कांग्रेस के उपनेता हैं। फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने बात रखी, फिर टीडीपी के, टीएमसी के, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से देवेश चंद्र ठाकुर अपनी बात रख रहे हैं। अलग अलग दलों को समय मिला है, उस हिसाब से वक्ता अपनी बात रख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जब 150 वर्ष के मौके पर ये चर्चा हो रही है वंदे मातरम के। इसमें क्या इतिहास रहा वंदे मातरम का। वंदे मातरम की जो रचना बंकिम बाबू ने की थी और अलग अलग जो पड़ाव रहे, खास तौर पर हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे वंदे मातरम को खंडित करने का काम कांग्रेस कार्य समिति ने और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिन्ना ने जो एक बयान दिया था, जो एक आपत्ति उठाई थी, और मुस्लिम लीग ने उस पर घुटने टेकते हुए दरअसल ये काम कांग्रेस पार्टी और उस वक्त नेहरू जी ने किया था। और वो कांग्रेस आईएनसी नहीं एमएमसी बनी हुई है तब से लेकर अब तक। ये बात एक तरह से देखें, एक करारा आरोप कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण को लेकर की जो नीति रही है तुष्टीकरण की, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो वक्ता चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं वो इस विषय के बहाने दरअसल एक तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या फिर सरकार पर आरोप, अगर विपक्ष के नेता हैं तो लगा रहे हैं। कई बार चेयर की तरफ से कहा भी जा गया है कि विषय पर ही आप फोकस करें,
लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प चर्चा देखने को मिल रही है, खासतौर पर युवा पीढ़ी के लिए उसे जानने समझने का मौका मिल रहा है कि वंदे मातरम की रचना से लेकर अब तक का इतिहास क्या रहा और कब वंदे मातरम खंडित किया गया। कांग्रेस की उसमें एक रजामंदी थी, नेहरू जी की रजामंदी थी। बिल्कुल ठीक है। विनोद मिश्रा जी, जब हम इस वंदे मातरम की चर्चा की बात करते हैं, बहुत सारे लोग इसके औचित्य पर भी प्रश्न उठाते हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो इतिहास में जो हमारे प्रीडिसेसर्स थे, जिन्होंने कुछ अगर भूलें की या जो भी काम किया, उसको जनता के सामने लाना और उसको ठीक करना, ये ज़रूरी है? लेकिन ये आज की चर्चा जो आप कह सकते हैं कि ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है, और ऐतिहासिक पल के साथ साथ अगर मैं कहूं कि एक भावुक क्षण भी है। जिस वंदे मातरम को गाते हुए हमारे कई वीर, अनगिनतों वीर, अशफाकुल्लाह खां हो या आप ये भगत सिंह हो या ऐसे दर्जनों आप कह सकते हैं कि वीर थे जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी वो वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पे झूल गए थे। और आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस भावुक पल को और इस वंदे मातरम की चर्चा में भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को याद किया, अमर बलिदानियों को याद किया, तो वंदे मातरम का अर्थ जो शैलेंद्र बता रहे थे कि नई पीढ़ी को भी पता होगा कि ये वंदे मातरम ने एक राष्ट्रगान के रूप में, एक राष्ट्रगीत के रूप में कैसे देश को एक कनेक्ट किया था। चाहे वो बंगाल डिवीजन के बाद का वो आंदोलन हो, स्वफूर्त आंदोलन हो, उसमें वंदे मातरम सबका स्वर था। चाहे वो आज़ादी के बाद का आप ये देखिए कि जब जिस मोर्चे पे भारत खड़ा होता है उसका एक वार क्राई होता है वंदे मातरम। लेकिन इस वंदे मातरम को लेके जो आप कॉर्नर लेते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो सवाल किया कि इस वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों, तो विश्वासघात क्यों, ये चीज तो इस देश के इस सदी के बाद कम से कम 150 साल के बाद तो ये पूछा जाना चाहिए कि अगर एक जिन्ना को ये गीत पसंद नहीं था तो वो गीत पसंद करने के लिए आपने वंदे मातरम के 4 लाइन जो इंपॉर्टेंट थे उसने हटा दिए, तो आपको इस गीत से दिक्कत होने के बाद आजादी के बाद क्यों दिक्कत हुई, उसके बाद आप शामिल कर सकते थे। लेकिन आपने उसमें भावना को ख्याल नहीं रखा जो गांधी के भावना थे, जो बाल गंगाधर तिलक के भावना थे, जो अनगिनत दर्जनों अनसंग हीरो जो भारत के थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी भावना थी। आपने उसका ख्याल नहीं रखा, आपने सिर्फ वोट बैंक का ख्याल रखा। जो कुछ लोगों को दिक्कत है, किन लोगों को दिक्कत है, अगर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे महान प्रेसिडेंट थे, महान वैज्ञानिक थे, उनको वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोई दिक्कत नहीं थी। अभी रहमान साहब का गीत है कि माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम और वंदे मातरम में क्या फर्क है? इन सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट को समझाना चाहिए कि वंदे मातरम जब हम गाते हैं और माँ तुझे सलाम या रहमान गाता है, दोनों में क्या फर्क है? कि आप वंदे मातरम कहते ही आप एक तरह से एक तर्क देना शुरू करते हैं, तो भाई इसी तर्क के आधार पर आपने पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन करा दिया था। तो आप इस तर्क को कितना दिन जिंदा रखेंगे इस भारत में, जो भारत के वंदे मातरम, भारत की पहचान, भारत के स्वाभिमान, भारत के राष्ट्र के रूप में उसकी एक सार्वभौमिकता, उसका ये गान है। ठीक है, अब राष्ट्रगीत में उसको नहीं शामिल किया गया, लेकिन गान के रूप में कम से कम वंदे मातरम का वो सम्मान होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी इस भाव से नहीं लिखा था कि आने वाले समय में कुछ दिन के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसको कांग्रेस की सभा में कही जाएगी कि ये हम कुछ छंद गाएंगे, बाकी नहीं गाएंगे। ये अस्वीकार्य है। ठीक है दुष्यंत नागर, बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों, और एक बात ये भी सामने आती है कि अगर इतिहास में कुछ भूलें हुई हैं आपके प्रीडिसेसर से, वो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, कॉमन, और तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बेहतर तरीका है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नेहरू जी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर, विदेश यात्राओं पे और अलग अलग भाषणों में उठाए हैं, लेकिन देश को ये भी बताना चाहिए कि पूर्ण स्वराज्य का नारा नेहरू जी से पहले किसने दिया था। नेहरू अकेले वो नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने बंटवारे का विरोध किया। नेहरू वो नेता हैं जिन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। कांग्रेस एक मत नहीं थी, लेकिन फिर भी नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को पास कराने का काम किया। नेहरू जी ने इस देश के लिए वो सपने जो देखे, आज जो मूर्त रूप लेके हमारे समक्ष खड़े हैं,
वो भारत की भव्यता को दिखाते हैं, नेहरू की दूरदर्शी सोच को दिखाते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे विनोद मिश्रा जी को क्या है, रोज नेहरू पे प्रश्न उठाते हैं, हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेवार ठहराते हैं। मिश्रा जी, किसी दिन मुझे लगता है कि आप पृथ्वीराज चौहान की पराजय और हेमू की पराजय के लिए भी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहराते हैं। आपको कम से कम नेहरू जैसे महान नेता के लिए सद्भावनापूर्ण शब्दों का चयन करना चाहिए। आप हमेशा देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ न्याय नहीं करते, सदैव अन्यायपूर्वक बातें करते हैं। नेहरू ने वो महान व्यक्ति है जिसने 9 वर्ष से अधिक जेल में काटे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। दुष्यंत नागर जी, नेहरू जी उनके जब योगदान पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। आप बिल्कुल मतलब उनके मुझे ऐसा योगदान लग रहा है पर कि जैसे आप प्रश्न कोई उठाया जा रहा है। मतलब भाषण देने लगे जो नेहरू जी के अभी ऊपर, को उनके बताया योगदान जा पर रहा कोई है। प्रश्न नहीं उठा रहा है। बहाने लेकिन जो नागर कार्य साहब हुए को हैं, बताने जो जा उन्होंने रहा है। किया है, और खासतौर पर अभी जो चर्चा हो रही है हमारी, ये वंदे मातरम पर हो रही है। वंदे मातरम पर उनका क्या रुख रहा? 1937 के कांग्रेस का जो सर, मैं फैजाबाद बताना अधिवेशन था, चाहता हूं उसमें मुस्लिम आपके लीग ने माध्यम विरोध से। किया, नेहरू जी चुप्पी आप छाई बहुत रही, ईमानदार 2 स्टैंजा केवल ले एंकर लिए हैं गए। देश के। ये सारे सवाल हैं, इन पर जवाब दीजिए। तो जो लोग थे करता धरता, उन पर सवाल उठेंगे, उठाए जाएंगे। उनकी बाकी चीजों पर हम अभी यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रहे, डिबेट नहीं कर रहे। सर, नेहरू जी ने 1946 में जब कार्यकारी सरकार का नेतृत्व करने का काम किया तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। ये नेहरू है, ये नेहरू का चरित्र है। नेहरू जी ने सपना देखा। हम कहाँ उनके चरित्र पर प्रश्न उठा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो उनकी तुष्टीकरण की सियासत पर प्रश्न उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी ठीक है संपत्ति दान दे दी होगी, लेकिन उन्होंने ये भी इस बात की भी सारी व्यवस्था बनाए रखी कि उनको जो है सत्ता में वो बने रहें। इस बात की उन्होंने व्यवस्था बनाए रखी। यही वजह थी। ये जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, वो ये सीधा लग रहा है कि तुष्टीकरण का आरोप था। देखिए जी, बंटवारे की बात किसने की? बंटवारा द्वैराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? स्वीकार किसने कर लिया? फिर अब आप द्विराष्ट्र सिद्धांत और बंटवारे की बात करेंगे तो यह भी पूछा जाएगा स्वीकार किसने कर लिया, आखिर क्यों हो गया? पार्टी ने नहीं किया। सिद्धांत भी पहले अल्लामा इकबाल ने दिया था एक किताब में, वो भी आप जान लीजिए। बात नहीं हो रही अभी, सिद्धांत की बात नहीं हो रही है। स्वीकार किसने किया? किसने लाखों लोगों के लाशों पर अल्लामा इकबाल को पढ़िए, स्वीकार किया, सबसे पहले किया था। ठीक है, किसने लाखों लोगों के बंटवारे पर? ठीक है, अहमद खान ने उसे अपनाया था। मिश्रा के पास जाऊंगा। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा के पास जाऊंगा। कौशल कांत मिश्रा, ये आपको लगता है कि इस तरह की जो बहस है, बार बार ये कहा जा रहा है कि नेहरू जी तो महान थे, जाहिर तौर पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन प्रश्न उन विषयों पर जरूर उठाया जाएगा जहां पर आज तकलीफ हो रही है। सबसे पहले तो दुष्यंत जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि नेहरू जी ने इतना कुछ किया है भारत वर्ष के लिए, शायद तभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो उनकी कमियां हैं, हम उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। कांग्रेस मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री माने या ना माने, पर हम अपने भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री नेहरू जी को मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई है। उन्होंने बहुत सारे काम किए जिनकी आप बात करते हैं, तो जो उनकी कमियां हैं उस पर भी डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास में जो गलतियां हुई, अगर हम उससे सीखेंगे नहीं और सीख करके अपने को करेक्ट नहीं करेंगे, तो आने वाला भविष्य हमें ही मूर्ख साबित करेगा। इसलिए ये कहना कि हम किसी के ऊपर इसलिए आक्षेप कर रहे हैं क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट है, नहीं जी, हम सच्चाई बता रहे हैं कि जो नेहरू ने गलतियां की हैं, वो गलतियां दोबारा कांग्रेस ना करे, दोबारा देश में ना रिपीट हो, उसी के लिए डिस्कशन हो रहा है। और आज वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं। अगर वंदे मातरम पे डिस्कशन नहीं होगा तो आखिर होगा किस चीज पे? वंदे मातरम वो नारा है जो पहले भी मैं बता चुका हूं, साधुओं की क्रांति जो 1760 से शुरू होकर के 1820 तक चली थी, उसकी बातों को लेते हुए जो आनंद मठ में इसको लिखा गया, लिख करके जब इसको फैलाया गया, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 पहली बार गाया था, और पहली बार जब गाया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, मुझे नाम नहीं मालूम, वो खुद एक मुस्लिम थे। और 1906 से लेके 1937 तक, 1896 से लेके 1937 तक लगभग हर बार नारा ये गाया गया है। पहली बार विरोध तब हुआ था जब पूना में हो रहा था और वहां पर ये गाना गाया जा रहा था, तो कांग्रेस के अध्यक्ष, मुझे नाम नहीं मालूम, मुस्लिम थे, वो स्टेज छोड़ करके उतर गए थे।
तब पहली बार विरोध का स्वर शुरू हुआ था। उसके पहले भी स्वर शुरू हो चुका था 1906 के आसपास। आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। आप जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे और उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह की तूतू में आप ये देखिए कि हर बार जब भी चुनाव होता है देश में आज के समय में, आप कहते हैं और हम कहते हैं, सब कहते हैं कि ये धर्म पे चला जाता है, हिंदू मुसलमान पे चला जाता है। इसका ओरिजिन अगर जानना है तो हमें अपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट से शुरू करना पड़ेगा, और जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब 1857 का युद्ध हुआ था, उसके बाद चूंकि वो साधुओं और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के किया था, जब अंग्रेज की सरकार आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन कराना शुरू कर दिया। इलेक्शन में जब ये देखा मुसलमानों ने, मेजॉरिटी ने, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि जब तक वो नहीं बता पाऊंगा तब तक नहीं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए, हमको लगता है हमारे दर्शक भी इससे लाभान्वित होना चाहेंगे। जी ठीक। आप देखिए, जब 1857 के युद्ध के बाद पहली बार ब्रिटिश सरकार यहाँ पर आई तो उसने क्या किया कि उसने लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन जा चुकी थी पील कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद कि अब यहाँ बहुत दिनों तक सत्ता चलाना डिफिकल्ट है, और अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्ट चलाएंगे तो पब्लिक हमें विद्रोह में मार देगी, इसलिए हमें एक बिचौलिए को क्रिएट करना पड़ेगा। वो बिचौलिए को क्रिएट किया गया। एओ ह्यूम नामक जो बंदा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसके थ्रू कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं उसमें कांग्रेस खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, जो साइंटिफिक फैक्ट, जो हिस्टोरिकल फैक्ट मैं वो बता रहा हूँ। जब वो स्थापना हुई, स्थापना को के बाद कांग्रेस को उस समय मुस्लिम जो कट्टरपंथी लोग थे और वो उसको कहते थे हिंदुओं की पार्टी है। ये सच्चाई है, पढ़िए। क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये लोकतंत्र आ गया तो मुस्लिम की पॉपुलेशन उस समय कम थी, हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन्हें लग रहा था कि जो दारुल इस्लाम चल रहा है वो खत्म होकर दारुल हलब हो जाएगा। जी। और आप जाके पढ़िए, एक मूवमेंट उस समय चला था, हिजरत का मूवमेंट कहते हैं। हिजरत मूवमेंट करके करीब करीब 1 लाख लोग अफगानिस्तान जा रहे थे, क्योंकि वहां पे खलीफा का शासन चल रहा था। ये मेन पैथोलॉजी है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब 1905 तक इसी तरह वंदे मातरम आगे बढ़ते बढ़ते क्रांतिकारियों का नारा बन गया। जहां कहीं भी कोई भी घटना होती थी, वंदे मातरम गाया जाता था। वंदे मातरम पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जान बन गया था। जब ये हुआ तो 1906 के बाद आप ये समझिए कि उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में खिलाफत आंदोलन बनाया गया। खिलाफत आंदोलन क्या था? कांग्रेस ने, अब यहाँ पे राजनीति शुरू होती है। दुष्यंत जी शांति से सुनिएगा, आप ये बताइए, खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिम खलीफा के सपोर्ट का आंदोलन था, कांग्रेस ने उसको इस तरीके से समझाया जैसे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन था, और उसको आपने तुष्टीकरण के चक्कर में, सच्चाई यही है ना जी, क्योंकि तुष्टीकरण के चक्कर में आपने उसको खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। उसके बाद 1937 में जब चेंज, बदलाव हुआ आपके वंदे मातरम का, चलिए हम मान भी लेते हैं कि वो बदलाव इसलिए था क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ मिल करके आपको अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। तो मेरे दोस्त ये बताइए दुष्यंत जी, जब देश आजाद हो गया, जब वो कट्टरपंथी ग्रुप जो था वो पाकिस्तान लेकर के चला गया, तो क्या उस समय जरूरी नहीं था कि हम राष्ट्रीय गान को, वंदे मातरम को पूरा रखते? ये सोचने की बात है। आप देखिए दुष्यंत जी, ईमानदारी से सोचिए ना, आप उस समय से लेके अभी तक आप तुष्टीकरण की बात करते हैं ना, तुष्टीकरण आपने तब से शुरू किया था जब से आपने खिलाफत का आंदोलन का समर्थन किया था। मोपला कांड में भी आपने जाकर के बिल्कुल वो मुस्लिम के साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल इतिहास के पन्ने को उकेर कर आप सामने लेकर के आए, और इसको कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता डॉक्टर साहब कि वो जो रोग तुष्टीकरण का जो वो उस दौर में शुरू हुआ वो आज तक जारी है। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, हम बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अभी इतिहास पर चर्चा हो रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा दुष्यंत जी। उससे पहले शैलेंद्र, मैं आपके पास ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चर्चा हो रही, इतिहास से सबक लेने की जो बात कोशिश हो रही है, दरअसल इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करने में व्यस्त हैं, उनको लगता है कि ये मौका है। देखिए, तमाम वक्ताओं ने बीच बीच में जरूर इस तरह के कटाक्ष या फिर विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्हें लगता है कि ये मंच इस मौके के एक समय भी हो सकता है जब वो कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा सके। लेकिन वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरा होने पर ये चर्चा दरअसल हमें ये याद दिलाती है कि अगर उस वक्त 1937 में यह ना हुआ होता तो शायद बाद की तमाम जो तुष्टीकरण की घटनाएं हैं जो कांग्रेस के सरकारों द्वारा की गई वो ना हुई होती। अगर आप हाल ही में अभी कुछ एक दशक पहले देखें या थोड़ा और पहले चले जाएं तो
फिर जिस तरह से अल्पसंख्यक संस्थानों से SC/ST आरक्षण खत्म किया गया वो भी ना हुआ होता, या फिर आप साहबानों का प्रकरण देख लें, उस वक्त तुष्टीकरण का जो आरोप लगे कांग्रेस पे वो भी ना हुआ होता। और अगर आप वंदे मातरम के उस वक्त खंडित करने को नेहरू जी ने मंजूरी नहीं दी होती है कांग्रेस कार्य समिति ने, तो शायद मुस्लिम लीग और जिन्ना का इतना मन भी नहीं बढ़ा होता कि वो आगे जाकर विभाजन की मांग को इतना और मजबूती से रखते, या फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो तुष्टीकरण के तमाम फैसले लिए दबाव में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा भी हो रही है, तो निश्चित तो जी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रह गया तुष्टीकरण। जब रीजनल पार्टीज आई देश की आजादी के बाद, और बल्कि ये कहा जाए कि 60 और 70 के दशक के बाद जो ज्यादा फली फूली, तो उन्होंने भी इस रणनीति को अपना लिया। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर घातक रहा। दुष्यंत नागर जी, आपको लगता है कि ठीक है इतिहास में बहुत सारी चीजें थी, इतिहास के बाद जब भारत आजाद हो गया था तो कम से कम इन चीजों को बदलने की जरूरत थी? मैं थोड़ा सा खिलाफत पे कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें। जी जी। देखिए, कौशलेंद्र जी ने बड़ी अच्छे तरीके से बात कही, मैं उनकी बात का बहुत समर्थन भी करता हूं, सही व्यक्ति हैं। लेकिन कौशल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस वक्त जो अंग्रेजों का एस्टेब्लिशमेंट था, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसमें मुसलमान अधिकारियों का, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग था और उनका सरकार को समर्थन प्राप्त था। खिलाफत के कांग्रेस को सपोर्ट करने के बाद में मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग अंग्रेजों की सरकार से दूर हो गए और कांग्रेस के नजदीक आए। तो आप उसके फायदे को भी सोचिए, जिससे अंग्रेज सरकार कमजोर हुई, उसका भी एंड रिजल्ट क्या हुआ? लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ उसका? कांग्रेस के नजदीक आए, तुष्टीकरण की वजह से फैसला किया गया था। आप एक बात बताइए, एंड रिजल्ट हुआ कि 1947 में देश बढ़ गया। लोग थे, जो धर्मांध लोग थे, जिन्होंने 1192 के बाद भारत में इन्वेजन किया, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते थे? तो वो उम्मीद तो आपको 1937 में सोचना नहीं चाहिए, वो होना था। बल्कि ये कहा जाए कि जब आप सदियों की एक वो चली आ रही थी घृणा और ठीक है, ये तो तर्क देने के लिए ठीक है, तर्क आप दे सकते हैं, लेकिन उस तर्क की कसौटी में तभी कसा जाएगा जब उसका रिजल्ट देखा जाएगा। और आपने कहा कि जिस तरह से उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया कि मुस्लिम उनके समर्थन में आ जाए, तो समर्थन में आ गए तो उसका रिजल्ट क्या रहा कि देश 1947 में बट गया। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर कौशल जी? ठीक है, भी तो देखिए, भारतवर्ष आजाद हुआ, मुसलमान ने बराबर, पाकिस्तान भी बन गया भाई साहब, पाकिस्तान भी बन गया। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि कौन कौन से देश उस दशक में, उस एक दशक में कितने देश आजाद हुए, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप भी जानते हैं भारत के अलावा और भी बहुत सारे देश आजाद हुए। मैं आजादी के आंदोलन पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान भी बन गया, साथ साथ ये भी रहा। कौशल कांत जी। दुष्यंत जी, कम से कम आप आज खुल करके बात तो कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने मुस्लिम लीग का समर्थन लिया, पर क्या मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव को पढ़ा आपने? मुस्लिम लीग का पहला ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम इंटरेस्ट, लिखा हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों को खुश करना। ये दो इंटरेस्ट है मुस्लिम लीग के। इस दो विचारधारा, जो दो इंटरेस्ट हैं, ये दोनों इंटरेस्ट देश के खिलाफ थे। ये दोनों इंटरेस्ट ये बताते हैं कि तुष्टीकरण से भरे हुए थे। और अगर कोई भी उस समय का दल था, अगर उसने मुस्लिम लीग जैसे खतरनाक लोगों को अपने साथ लिया, तो ये समझ लीजिए वो गलती थी और उसको मानना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, गलती हो सकती है, और अगर गलती हो सकती है तो उस पर चर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है। आप ये समझिए कि 1906 के आसपास, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं, तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मतलब वहां के नवाब थे, नाम मुझे नहीं याद है, आगा खां को पहला प्रेसिडेंट बनाया था। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया गया। उसके बाद दूसरा सम्मेलन उन्होंने शायद कराची में किया था, जहां पर अपनी बात को रखा। और उन्होंने उनके ही लोगों ने मिलकर के एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाया था, जो दारुल हरब की बात करते थे, दारुल इस्लाम की बात करते थे। जाके पढ़िए दुष्यंत जी, एक अलीगढ़ विचारधारा है, उस विचारधारा में ये लिखा गया है, ये पढ़ाया जाता था वहां पर। और ये पढ़ने इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास को समझे, उनसे सब इतिहास को जब तक हम जानेंगे विनोद जी, आपको लगता है कि मतलब ये जो बहस है, की अनुमति से मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। जी कहिए सर। देखिए, जहां मुस्लिम लीग थी, जो एक इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रही थी, मुस्लिम ऑब्जेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही थी, तो वहां आरएसएस भी थी।
जो एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी। आरएसएस का पैदा ही 1925 में हुआ है दुष्यंत जी, क्या है कौन लोगों को विनोद जी अब आप सुनिए, आपने नागर साहब, अरे आपका मैंने बहुत इतिहास ज्ञान सुना, थोड़ा सा हमारा भी आप सभी को रोकेंगे, आप सभी को रोकेंगे, यहाँ से सीधे लिए चलेंगे लोकसभा, जहां पर अनुराग ठाकुर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने वंदे मातरम का इतिहास और इसके सांस्कृतिक महत्व को देश के सामने रखा है। मैं यही कहूंगा, एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, एक प्रेरणादायक बनेगा, एक ऐसा दस्तावेज जिस पर 150 साल पुरानी जितनी हमारी घटनाएं घटी, कैसे वंदे मातरम ने देश को एकजुट करके रखा। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है, और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। इतना भय, या मैं तो कहूंगा पंडित नेहरू जी ने तो वंदे मातरम को छांट दिया था, काट दिया था, उसके बाद देश को बांट दिया था। उन्होंने 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया था। राहुल जी ने केवल 1 लाइन गाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज जब चर्चा हुई तो दोनों गायब ही रह गए। लेकिन मैंने सुना है अभी गलियारों में चर्चा थी कि शायद पिछले 5 दिन से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, याद कर रही हैं, आज पूरा वंदे मातरम, पूरा सभी स्टैंजा बगैर पढ़े यहां पर गाने वाली है। मैंने सुना, बाहर चर्चा चल रही थी ऐसी। अब उसका भी इंतजार रहेगा। जो इतने महापाप किए हैं, अब महापाप का प्रायश्चित करने का समय भी आ गया है। वंदे मातरम के जो हिस्से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने से काटे गए थे, उन हिस्सों के बड़े किस्से हैं। राहुल जी होते तो जरूर सुनाते उनको। उन हिस्सों में मां दुर्गा की स्तुति थी, शक्ति की आराधना थी, और इन हिस्सों को हटाना भारत की आत्मा को चीरने जैसा था। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम का संक्षिप्त इतिहास पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 7 नवंबर 1875 के दिन भारत माता के महान सपूत, संत, साधक, साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की। और यह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था, अक्षय नवमी था। और शायद यही कारण भी है कि आज भी ये वंदे मातरम कोई कविता नहीं, भारत माता और इस महान भारत भूमि का एक समर्पित महामंत्र है, और आगे आने वाले दशकों तक रहेगा। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्स हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ का एक अभिन्न अंग है, एक भाग है। आनंद मठ केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज है। अनडिवाइडेड बंगाल की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय सामंती नवाबों के अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ते थे, उन महान सेनानियों के संघर्ष का महामंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी उतनी ऊर्जा का संचार करता है। फिर भी जिन लोगों के दिमागों के दरवाजे बंद हैं, अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं।
जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते है आकीर वंदे मातरम, मुल्क के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर वंदे मातरम वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से, कान में पहुंची जहां झंकार वंदे मातरम वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, जिनमें वंदे। तो लगातार इस पर बहस जारी है। संसद से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। लोकसभा से अनुराग ठाकुर अपनी बात रख रहे थे वंदे मातरम को लेकर के। अभी हमने जो चर्चा की उसमें भी ये बात सामने आई कि इतिहास पर चर्चा जरूरी है और वंदे मातरम पर यह चर्चा फिलहाल देश भर में भी, लोगों के बीच में भी इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और बात होगी वक्फ की उम्मीद की। दरअसल क्योंकि जो उम्मीद पोर्टल है उस पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि 6 महीने में तमाम सारे लोग अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, लेकिन देश भर में केवल 27% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। तो निश्चित तौर पर यह प्रश्न लगातार बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर वक्फ की संपत्तियों का इतना जो लगातार जिनके बारे में 6 महीना जिनको वक्त दिया गया उनके पंजीकरण में उनका प्रतिशत इतना कम क्यों रहा। देश भर की 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने की डेडलाइन बीत जाने के बाद सामने आ रहे आंकड़े जो है वो न सिर्फ चौंका रहे हैं बल्कि ये संकेत भी दे रहे हैं कि कई जगहों पर सियासतदानों ने सरकारी पोर्टल पर संपत्तियां रजिस्टर न करने के लिए भी प्रेरित किया है। सरकारी पोर्टल पर देश भर में केवल 27% वक्फ संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाया है, जिनमें पश्चिम बंगाल सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। और कुल वक्फ की अगर 8 लाख संपत्तियों की बात करें, उनमें केवल 2,16,000 संपत्तियां ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाई हैं और कुल 5,17,000 आवेदनों में से 10,872 आवेदन खारिज कर दिए गए। कर्नाटक ने 52,917 संपत्तियों का पंजीकरण सबसे बेहतर प्रदर्शन किया, जो कुल संपत्तियों का 81% है। और पंजाब ने भी 24,969 संपत्तियों का पंजीकरण कर बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि कुल संपत्तियों का 90% है। और इसी के साथ हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां 77% पंजीकरण हुआ, गुजरात में 61% पंजीकरण हुआ संपत्ति। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो शायद आपको ये आंकड़े सुनकर देखकर हैरत हो कि जहां कुल 80,480 संपत्तियां थी, उनमें से केवल 716 संपत्ति यानी 0.89%, 1% भी पूरी नहीं उनका पंजीकरण हो पाया है। 1% भी पंजीकरण पूरा नहीं हो पाया है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार महीनों तक वक्फ संशोधन अधिनियम लागू करने में हिचकिचाती रही और पिछले सप्ताह ही उसने पोर्टल पर संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद केवल 716 लोगों ने अपनी संपत्तियों का अपलोड किया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत सिर्फ 789 यानी 5% और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 12,982 यानी 11% संपत्तियों का पंजीकरण हो पाया है। आपको यह भी बता दें कि बिहार के अलावा यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। महाराष्ट्र में 48% संपत्तियों का जो है वो पंजीकरण हो पाया है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 6 जून को उम्मीद जो पोर्टल लॉन्च किया था, उम्मीद यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसकी शुरुआत की थी सो दैट वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको लागू किया जा सके, सभी वक्फ संपत्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा सके। इसमें जियो टैगिंग और जरूरी जो दस्तावेज है उनका डिजिटलीकरण शामिल है ताकि बेहतर पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। तो वक्फ पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में
रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अधिकार है वो ट्राइब्यूनल के पास है और ट्राइब्यूनल अगर चाहेगा तो इसको 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है और जो तमाम इससे करता धरता है वो क्या कुछ कह रहे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर, आइए आपको सुनाते हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं कराई है, नेक्स्ट 3 मंथ तक उन पर कोई फाइन नहीं लगेगा। और जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस सिलसिले में किसी भी मुतवल्ली को कोई टाइम एक्सटेंशन चाहिए तो वो अपने स्टेट के ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल में जाकर के एप्लीकेशन दायर कर सकता है। उम्मीद पोर्टल में जो स्पीड का मसला है या इंटरनेट की वजह से जो स्पीड का मसला है या उसमें जो टेक्निकल दुश्वारियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये समझते हैं कि इसमें कम से कम 6 महीने का टाइम का एक्सटेंशन होना चाहिए। तो 6 महीने का टाइम का एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं फिरंगी महली, लेकिन दरअसल ये सवाल भी उठाए जाएंगे कि आखिर 6 महीने तक इससे पहले लोग कर क्या रहे थे। यहाँ पर इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ, जिसको कहते हैं टका सा जवाब दिया कि आप जो राज्य के आपके बोर्ड्स हैं उनके पास जाइए, हम इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या संदेश है सुप्रीम कोर्ट से और क्या कुछ कार्रवाई रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला भी हाल ही में एक जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बात कही थी, वो संदेश साफ था कि सुप्रीम कोर्ट में जो बात थी, जो विवाद थे, उनका निपटारा कोर्ट कर चुका है। जिसमें आपको याद होगा कि कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर रोक लगा दी थी कि ये थोड़े आपत्ति, कोर्ट को लगा था कि इनमें कुछ आपत्ति है, इसीलिए इन पर इनको लागू ना किया जाए। लेकिन जहां तक रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात है, उस पर कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सरकार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है उसमें कोर्ट किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं देगा। इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन को बढ़ाने की मांग की गई थी, उस पर भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। यानी ये साफ है कि कोर्ट अब इसमें ज्यादा दखल अंदाजी करना नहीं चाहता है, क्योंकि लंबे समय तक कोर्ट ने इस पर सरकार के हाथ बांधे भी रखे। अगर आप याद करें कि पहले सीजीआई जो थे जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास करके कुछ निर्देश दिए थे। उसके बाद सुनवाई हुई, विस्तार से सुनवाई हुई, मेरिट्स पे सुनवाई हुई, फैसला आया है। तो कोर्ट को ये लगता है कि अब एग्जीक्यूटिव के मामले में और विधायिका के मामले में बहुत ज्यादा दखल देने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, क्योंकि उसकी जो समीक्षा थी कानून के आधार पर जो करनी थी वो कर ली। 6 महीने का समय यहाँ पर कोर्ट में भी रहा है। जब ये मामला विचाराधीन था कोर्ट के सामने, उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिस पर कि कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। इसीलिए ये साफ दिखता है कि कोर्ट अब इसको एक्सटेंड करने के लिए खुद कोई निर्देश नहीं देगा। हालांकि जैसा कि खुद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बता रहे थे और कोर्ट ने भी ये बात यहाँ पर अंडरलाइन की थी कि अगर अब भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा है तो उसके पास एक विकल्प है कि वो ट्रिब्यूनल में जाए और वाजिब कारण वहां पे बताए कि आखिर वो डेडलाइन के भीतर ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पाए। अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कि उचित कारण था तो वहां पर उनकी सुनवाई होगी, उनको रिलीफ मिलेगा। इसीलिए सारी जो उम्मीदें हैं या जो भी अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस है ऐसे लोगों की, वो ट्रिब्यूनल को लेकर के होनी चाहिए और वहीं पर जाकर के उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। विनोद मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल है। एक तो सवाल ये भी है कि क्या जो पहले एक राजनीतिक दलों ने, सियासतदानों ने हवा दी थी कि कागज मत दिखाइएगा, आपको अपलोड करने के लिए क्या जरूरत है, वो तो आपका है, और बहुत सारी बातें की थी, अब वो बगले झांकने लगे हैं। और सबसे खास बात है कि समय सीमा के दौरान जब 6 महीने का वक्त था तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल तो जब आप वक्फ बोर्डों के पास, राज्यों के पास जाएंगे तो पूछेंगे ही। निखिल, जब बात आप कह रहे थे कि क्यों नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे इसको एक तरह से र्यूमर मॉन्गरिंग की पूरे देश में, उसका ताजा उदाहरण तो आपके ही डेटा से पश्चिम बंगाल का मिलता है जी, जहां सिर्फ 1% अभी तक उम्मीद पोर्टल पर 1% भी पूरा नहीं हुए। आप 0.87 कह सकते हैं जी। तो उसके पीछे वजह यही थी कि ममता बनर्जी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया हम उम्मीद पोर्टल को नहीं मानते। और अचानक जब उनको लगा कि ये शायद इसका कहीं ना कहीं रूप से एक बड़ा नुकसान होगा, तो वो लास्ट के 15 दिन के बाद जो है, 15 दिन बचे हुए थे, तब जाके उन्होंने, जबकि मिनिस्ट्री ने, जो मिनिस्ट्री थी अभी रिजिजू साहब की, उसने एक तरह से वर्कशॉप चलाना शुरू किया था हर स्टेट में वक्फ बोर्ड के साथ में। उन्होंने जो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए साथ साथ वो पूरा एक तरह से आप सोचिए कि पूरे देश भर में एक अभियान चला गया। तो ये लास्ट मोमेंट में आप ये देख रहे हैं कि 2 लाख वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो पाया है।
अब आप सोचिए कि जो 9 लाख का क्लेम था उसमें अभी तक 6 महीने में सिर्फ 2 लाख रजिस्टर्ड हो पाए हैं। तो आप जिस तरह की बात कर रहे थे, सरकार की तो यही चीज सामने में रख रही थी कि भाई जो रजिस्टर्ड है, जो अल्लाह के नाम से दिया हुआ है संपत्ति या दान किया हुआ है, उसकी एक तरह से मैनेजमेंट हो, उसमें फ्री एंड फेयर सारी चीजें लोगों के सामने में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो उसको लेके जो विरोध किया, वो सारे विरोध करने वाले धीरे धीरे एक्सपोज हो गए हैं। ये उम्मीद पोर्टल जो है कम से कम देश के हजारों लाखों करोड़ों आप कह सकते हैं कि उन सारे लोगों के अपने ही कम्युनिटी में उनको उम्मीद दिलाया है कि अब ये उम्मीद पोर्टल कंप्लीट होने के बाद ये सारी वक्फ की संपत्तियों का शायद उनके समाज के बीच में एक बेहतर यूज बहुत शॉर्ट में जानना चाहते हैं आगे की राह कैसे देख रहे हैं इस पर? आगे की राह देखिए, विकास जी ने बहुत क्लियर आपको बताया कि कानूनी अड़चन आप इसमें किसी भी रूप में नहीं डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जो इसमें देना था, जो भी उसको रियायत करनी थी, सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं। पार्लियामेंट से पास ये कानून है और ये कानून सीधे सीधे समाज के भलाई के लिए है। आप जिस तरीके से इसको बना रहे थे, इलेक्शन का मुद्दा बना रहे थे, लोगों को बड़ी बड़ी सभाएं करा सक रहे थे, मुर्शिदाबाद में आपने 10 दिन का दंगा भी देखा इस वक्त कानून को लेके। आज उसी राज्य की हालत क्या है जो वो अपने स्टेट में 1% भी, उनको चाहिए था कि उस समय में पूरी तत्परता के साथ में की संपत्ति को कम से कम राजीव बंगला। आप ये भी सोचिए कि पश्चिम बंगाल जो है वो देश के दूसरे नंबर पे वक्फ की संपत्तियों में है और वहां अगर इस तरह का हुआ तो ये कसूर तो सरकार पे जरूर जाएगा। बाकी अभी मंत्री खुद कह रहे थे अभी काफी टाइम है, ट्रिब्यूनल को फैसला लेना है, लोग अपनी शिकायत दे सकते हैं ट्रिब्यूनल में, अभी ओपन है। अभी ओपन है, कम से कम अभी भी वक्त है जिसको कहते हैं। इस लिहाज से कि कम से कम ट्रिब्यूनल में जाकर आप रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए विकास सारथी और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वक्त की उम्मीद कायम है। फिलहाल इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।